जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं भारतेंदु मिश्रा एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट पे आप सभी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे और होनहार और बीरवान अपने 11th क्लास के बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 11th के सिलेबस की पढ़ाई करने वाले हैं, हमें 11th के सिलेबस की पढ़ाई के बारे में जानना है। तो आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि 11th क्लास का जो फिजिक्स है, जो 11th क्लास का फिजिक्स है, हम आज जो बात करने वाले हैं ये 11th क्लास के फिजिक्स की बात करने वाले हैं। 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में हम ये जानेंगे कि हम बोर्ड में कैसे 11th क्लास की पढ़ाई बोर्ड के लिए कैसे हम करें। साथ में हम जानेंगे कि अगर हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीट के लिए 11th क्लास का कैसे पढ़ा जाए, क्या इसका वेटेज होता है, 11th क्लास के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चैप्टर हमें 11th क्लास में पढ़ना है। एकदम हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप अगर समझना ना भी चाहोगे, अगर आपको नहीं भी आता होगा फिजिक्स, आप एक अक्षर भी नहीं जानते हो, तो भी आप ये बात मान के चलो कि आपको 100% सिखाया जाएगा। अगर आप क्लास करते रहे, आप हमारी बातों को सुनते रहे, तो आप याद रखिएगा कि जो फिजिक्स जो है ये आपके सपनों में आएगा, ये आपके आंखों के रास्ते आपके दिल में उतर जाएगा और ये दिल में खून बन के खून के साथ दौड़ेगा। इस तरह का आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरह का आपको सिखाया जाएगा। ध्यान दीजिए साहब। इसके बाद हम बात करेंगे कि जेईई मेन के एग्जाम में 11th क्लास के फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और जेईई एडवांस के एग्जाम में 11th क्लास के फिजिक्स का क्या रोल है। हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग जो आपके सामने बात करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो बात होगी धीरे धीरे चलेगा। पूरे 11th क्लास की फिजिक्स हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और इसका कोई चार्ज नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है। आप खुद भी पढ़ें और आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो दूर दराज हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी आप हमारे वीडियो को शेयर कराएं और उनको करें ताकि वो अपना अच्छे से पढ़ सकें। आइए, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बात को ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में। 11th क्लास के क्या करेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होगा भाई। इसमें हमारा बोर्ड का टॉपिक कवर होगा, कैसे बोर्ड के एग्जाम में हम पढ़ाई करें और कैसे बोर्ड के लिए हम पढ़ाई करें और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर पा सकें। दूसरी चीज, नीट की पढ़ाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि नीट के एग्जाम में किस चैप्टर का क्या वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम आसानी से उस सवाल को करें। हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी बातें करेंगे, उसमें एक करके करने वाला मेथड होगा जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट लगा के करेंगे। एक जो होता है, हम निर्मल बाबा का कंसेप्ट बताएंगे, जिस कंसेप्ट से आप सवाल को देखेंगे और देखते ही आंसर बनाएंगे। मतलब उसको करने की जरूरत नहीं होगी, उसको आपको आंखों से गोली मारना है। देखें आंख से, तुरंत गोली मारिए, बात खत्म। आंसर ट्रिक लगाइए, आंख से सवाल देखिए, हाथ से आंसर ट्रिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। उसी तरह से हम जेईई मेन के बारे में बात करेंगे कि जेईई मेन का किस चैप्टर से क्या वेटेज है और कैसे इसको करना है। उसी तरह से हम एडवांस के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या वेटेज है और कैसे पढ़ना है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग की जो बात हो रही थी कि 11th के फिजिक्स में ये टॉपिक हमको पढ़ना है। जो 11th का फिजिक्स हम पढ़ेंगे, 11th के फिजिक्स में इन टॉपिक्स के बारे में हमारी पढ़ाई होगी। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और ये पढ़ेंगे। आइए, एक एक के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और एक एक के बारे में चर्चा करते हैं और एक एक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए, एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करके और एक एक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने हमने बात किया था फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, आइए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एकदम बेसिक से फिजिक्स को पढ़ेंगे, एकदम फिजिक्स को बेसिक से समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, कैसे इसको करना है, कैसे नहीं करना है, हम लोग बेसिक से समझेंगे। तो आइए बेसिक बातों पे एकदम चर्चा किया जाए कि फिजिक्स क्या है।
व्हाट इज फिजिक्स। हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? देखिए साहब, कहा जाता है जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक एक देश है जिससे ग्रीक वर्ड एक है, एक ग्रीक वर्ड है। ये फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड, सीधे सीधे जो नाम है सेम नहीं नाम लिखना है आपको, सेम नाम यही लिखना है आपको, बस यहाँ KS लिख देना है, ठीक है। ये जो आप फिजिक्स है इसको PHYSIKS लिख देना है। जो फिजिक्स होता है, ये फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस ग्रीक वर्ड का नाम है साइकी। जो ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड का नाम है साइकी। क्या नाम है साहब? साइकी। एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये जो ग्रीक वर्ड आपके सामने है, इस ग्रीक वर्ड का नाम बोला गया है साइकी। क्या बोला गया है साहब? साइकी बोला गया है ग्रीक वर्ड का नाम। जो साइकी वर्ड होता है, साइकी जो वर्ड होता है, इसका जो मीनिंग होता है, ये जो साइकी वर्ड है, इसके अगर हम मीनिंग की बात करें, इसके अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर। क्या होता है? नॉलेज ऑफ नेचर। ये होता है नॉलेज ऑफ नेचर। इसका जो मीनिंग होता है वो नॉलेज ऑफ नेचर होता है। मतलब कहा जाता है कि फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड है इसका नाम, जो ग्रीक वर्ड जिस ग्रीक वर्ड से लिया गया उस ग्रीक वर्ड का नाम साइकी है, और साइकी का जो मीनिंग होता है वो नॉलेज ऑफ नेचर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइकी का मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर होता है। तो ये एक जनरल पहली बात हुई कि फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड साइकी से लिया गया है, और साइकी का मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर। आइए साहब देखते आइए, अब देखते हैं हम लोग। ये जब हम देख लिए तब अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस फिजिक्स का थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है। आखिर में अभी तो हम बात किए फिजिक्स के बारे में, अब हम फिजिक्स के डेफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। देखो बेटा, फिजिक्स के डेफिनेशन के बारे में जानना जाता है तो कहा जाता है कि फिजिक्स जो है यह एक प्रकार का नेचुरल साइंस है। क्या है बेटा? नेचुरल साइंस है। फिजिक्स जो है एक प्रकार का नेचुरल साइंस है। मतलब फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है यह एक प्रकार का, नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। फिजिक्स जो होता है एक प्रकार का प्रकृति विज्ञान होता है, एक प्रकार का नेचुरल साइंस होता है। फिजिक्स जो है एक प्रकार का प्रकृति विज्ञान होता है, एक प्रकार का नेचुरल साइंस होता है, जिसमें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग किसी मैटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मैटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मैटर माने होता है पदार्थ, और कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है उसके घटक माने उसको बनाने वाले। मतलब जिसके मैटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, ध्यान से, फिजिक्स एक प्रकार का नेचुरल साइंस है जिसमें हम मैटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं, और बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं, और मोशन के बारे में बात करते हैं। क्या बोला? ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने बोला कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक प्रकार का नेचुरल साइंस है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो है एक प्रकार का नेचुरल साइंस है, जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बिहेवियर के बारे में, एनर्जी के बारे में, फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अगर इसको हिंदी में बोले तो भौतिक विज्ञान एक प्रकार का प्रकृति विज्ञान है जिसमें पदार्थ और उसके घटक के व्यवहार के बारे में, ऊर्जा के बारे में, बल के बारे में और गति के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ?
इंग्लिश में बोलेंगे तो फिजिक्स एक प्रकार का नेचुरल साइंस है जिसमें मैटर और उसके कंस्टिट्यूएंट के बिहेवियर, एनर्जी, फोर्स और मोशन की स्टडी करते हैं। तो कहा क्या जाता है कि फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर, एनर्जी, मोशन, बिहेवियर, एनर्जी, मोशन एंड फोर्स ऑफ ए मैटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। क्लियर हुआ? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस या फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी द फोर्स, in which we study the behavior, energy, force and motion of matter and its constituent। क्लियर हो गया? भौतिक विज्ञान एक प्रकार का प्रकृति विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और उसके घटकों के व्यवहार, ऊर्जा, बल और मोशन की स्टडी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बातें तो हो गई। अब बात आती है, जब हम फिजिक्स के बारे में बात किए कि फिजिक्स क्या है, तो सबसे पहले हमने बात किया कि फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड साइकी से लिया गया जिसका मतलब होता है नेचुरल साइंस। उसके बाद हमने बताया कि फिजिक्स है क्या, तो एक प्रकार का नेचुरल साइंस है जिसमें हम मैटर और उसके कंस्टिट्यूएंट के इसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम इसके आगे जब बात करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में जब बढ़ते हैं, तब आता है जब हम इन दोनों के बारे में जान लिए तो थोड़ा सा ये एक बात समझना जरूरी है और ये एक बात जानना जरूरी है बेटा कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। ध्यान दीजिएगा, अब हम जो बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फादर ऑफ फिजिक्स। हम लोग अब जो बात करेंगे फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स के पापा कौन है, फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखो बेटा, फिजिक्स के फादर के कंसेप्ट में ऐसा है कि तीन तीन लोगों का नाम आता है कि ये लोग फिजिक्स के फादर हैं। कितने लोगों का नाम आता है? तीन तीन लोगों का नाम आता है कि ये लोग फिजिक्स के फादर हैं। जैसे सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है न्यूटन साहब का। क्या आता है? न्यूटन साहब का नाम आता है पहला। दूसरा जो नाम आता है साहब, जो दूसरा नाम आता है वो आता है आपके आइंस्टीन साहब का, आइंस्टीन साहब का। और तीसरा जो नाम आता है फिजिक्स के फादर के नाम में, उसका नाम आता है गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली का, गैलीली का, गैलीलियो गैलीली का तीन नाम आता है फिजिक्स के फादर में कि फादर ऑफ फिजिक्स। इन तीनों लोगों को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, सुनेगा, आपसे बोला गया फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में, तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है इन तीनों लोगों को बोला गया। जो न्यूटन है इनको भी बोला गया, आइंस्टीन है इनको भी बोला गया, और गैलीलियो गैलीली इनको भी बोला गया। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो न्यूटन साहब हैं इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। वैसे तो बहुत कुछ इन्होंने दिया था, लेकिन न्यूटन साहब ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और साथ में इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया। न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और लॉ ऑफ मोशन दिया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन की वजह से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन की वजह से न्यूटन साहब को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, इनको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स मान लेते हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं। इनको फादर ऑफ फिजिक्स की उपाधि दी गई क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। तो लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आइजैक न्यूटन को, न्यूटन साहब को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, जो आइंस्टीन साहब थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है सबसे पहले मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया। मतलब इसको कहते हैं, ये है द्रव्यमान, ये है ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य। तो ये द्रव्यमान मतलब इन्होंने जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया, पहली बात द्रव्यमान ऊर्जा इक्विवेलेंस के बारे में बात किया। दूसरी बात उन्होंने जो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात किया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात किया।
और तीसरा जो है इन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किया। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात किया तो ये क्या है। परेशान मत होइएगा, आगे एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में आ रहा होगा लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो इसके लिए भी परेशान मत होइएगा, आगे एक चैप्टर आएगा पूरा पढ़ेंगे। आज तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर पूरा बाद में दिखाया जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान न हो। अब देखिए, इन दो लॉ की वजह से इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। जो आइंस्टीन साहब थे इन्होंने 3 लॉ दिया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया, ये 12th क्लास में जब हम जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, इसको भी हम 12th क्लास में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये भी 12th क्लास में हम जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो इन तीनों नियम को दिया, और ये तीनों नियम फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसका नाम होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम होता है? मॉडर्न फिजिक्स उसका नाम होता है। इसीलिए आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? जो आइंस्टीन है इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब देखिए, जो ये आपके गैलीलियो साहब थे, जो गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स कहते हैं इनको हम लोग फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स कहते हैं। गैलीलियो गैलीली को हम लोग फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स कहते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, क्या क्या बोला मैंने। हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में। फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो फादर ऑफ फिजिक्स में पहला नाम न्यूटन का आता है। न्यूटन को हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन की वजह से इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। आइंस्टीन को इसी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की वजह से फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और गैलीलियो गैलीली को एस्ट्रोनॉमी की वजह से फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स कहा जाता है। अब सुनिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में खाली फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेगा तो आप न्यूटन को लगाइएगा, और अगर तीनों नाम दिया होगा तब न्यूटन सही होगा, और अगर कोई एक नाम दिया होगा तो किसी को भी आप फादर ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं। अगर यही ऑप्शन में केवल दिया तो ये हो जाएंगे, यही ऑप्शन में दिया तो ये हो जाएंगे, यही ऑप्शन में दिया तो ये हो जाएंगे। लेकिन अगर तीनों दिए होंगे तो ये होंगे। अब तीनों दिया होगा पूछा जाए मॉडर्न फिजिक्स तो ये होंगे, तीनों दिया होगा पूछा जाए ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स तो ये होंगे। क्लियर है? क्लियर हो गई ये बात? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बात हो गया फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में, हमको जानना था, हमने फिजिक्स के फादर के बारे में जान लिया। अब बेटा हम ये जानेंगे कि 11th क्लास का जो फिजिक्स है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, तब हम आपसे बात करते हैं कि और देखते हैं कि क्या क्या बात हम आपको करना चाहते हैं और क्या क्या बात करें। आइए पहले इसको मिटा दें। देखो बेटा, अभी तक हमने ये पता किया कि फिजिक्स क्या है और उसके बाप कौन है, उसके पिता कौन है जो उसको पैदा किया। जब हम जान गए तो हम अभी 11th क्लास के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको ये जानना है कि अगर हम 11th क्लास के टॉपिक के बारे में बात करें तो 11th क्लास में हमको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ेंगे 11th क्लास के फिजिक्स में, तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 11th क्लास में जब पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहला जो बात पढ़ेंगे उसका नाम होगा बेटा मैकेनिक्स। क्या नाम होगा? मैकेनिक्स। क्या नाम होगा बेटा? मैकेनिक्स नाम होगा सबसे पहले, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको मैकेनिक्स कहते हैं और हिंदी में इसको यांत्रिकी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साहब, हम इसको हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं और इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। समझते हैं थोड़ा मैकेनिक्स क्या है, थोड़ा समझा जाए। हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है मैकेनिक्स। तो देखो बेटा, होता क्या है कि मान लो ये कोई पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने कोई पार्टिकल है,
इसको हमने मान लिया पार्टिकल बोल दिया या ऑब्जेक्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑब्जेक्ट बोल दिया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पे बल लगाए, एफ फोर्स लगाए, एफ का फोर्स लगाए। तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स F लगाया, तो जैसे ही हम इसको फोर्स लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मोशन। जब इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन होगा। तो कहा जाता है यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए तो फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में मोशन होने लगा, तो कहा जाता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें। क्या पढ़ें? यदि किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें, जब उस पे बल लगाया जाए तब उसमें होने वाले मोशन के फॉर्म में। कैसे? मोशन के फॉर्म में। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करें, यदि उस वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल लगाने से जो मोशन हो रहा है उस मोशन के फॉर्म में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब कहा गया कि किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाने से जो मोशन हो रहा है उस मोशन के फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी की स्टडी करें तो उसे ही मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट in the form of its motion when a force is applied on it। क्या बोले ध्यान से कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the form of motion when a force is applied on it is known as mechanics। हिंदी में क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर, किसी पार्टिकल पे, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी पार्टिकल पे बल लगाने की वजह से उसमें होने वाले मोशन की वजह से उस पार्टिकल का, उस कण के गुणधर्म की स्टडी करें तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर बल लगाने से होने वाले गति के कारण उस वस्तु के गुणधर्म की स्टडी करें उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई? मैकेनिक्स की बात समझ में आया? जो मैकेनिक्स होता है, मैं सीधे सीधे शब्दों में समझ यार, इतना ज्यादा झाम ताम नहीं याद रखना हमको, सीधे सीधे याद रखो। किसी वस्तु पे बल लगाया तो उसमें मोशन होगा, उसके मोशन के फॉर्म में उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाए, मोशन के फॉर्म में उसके गुण की स्टडी किया जाए, गुण की पढ़ाई किया जाए, इसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। गुण माने मीठा वाला गुण नहीं, खाने वाला गुण नहीं, गुण माने प्रॉपर्टी, गुणधर्म की स्टडी किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं। ओके, अब देखो भाई, सीधे सीधे शब्दों में मैकेनिक्स की डिफिनीशन हो गई। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, इसके बाद नहीं बोलेंगे। क्या बोले कि यदि किसी पार्टिकल पे बल लगाया जाए तो बल लगाने से उसके मोशन हो रहा है, मोशन के फॉर्म में उसके गुण की स्टडी करना, गुण की पढ़ाई करना, गुण का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में कि स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मोशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज मैकेनिक्स। अब देखो बेटा, जो मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स में हमको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले थोड़ा समझते हैं कि जो मैकेनिक्स है इसमें हमको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो मैकेनिक्स होगा, इसमें सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ध्यान देना, मेजरमेंट, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। बेटा जी, यूनिट को कहते हैं मात्रक, डायमेंशन को कहते हैं बीमा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस बीमा का उस बीमा से कोई लेना देना नहीं है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम करता है। ये केवल जिंदगी के साथ काम करता है, जिंदगी के बाद काम नहीं करता है।
बीमा और मापन। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे साहब? वेक्टर, जिसको कहते हैं सदिश। अच्छा साहब, तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 1D मोशन। क्या पढ़ेंगे साहब? 1D मोशन। ध्यान दीजिएगा, 1D मोशन। चौथा जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 2D मोशन। और बेटा जी 2D मोशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे साहब? प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इसके बाद हम लोग चौथे के बाद पांचवा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। छठवां जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे। सातवां जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे साहब? सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन के बाद आठवां जो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर, उस चैप्टर का नाम होगा वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ेंगे। सातवां के बाद से आठवां जो चैप्टर हमारा होने वाला है, उस चैप्टर का नाम होगा मोमेंटम, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास। नौवां जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा रोटेशनल मोशन। और 10वां जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा ग्रेविटेशन। और 11वां जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा प्लेनेटरी मोशन। आपको दिख रहा होगा थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली रूम पे कूलर है, उसको चलाएंगे तो आवाज़ आएगी, तो मैं पंखा बंद करके आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि मेरा कमिटमेंट था कि वीडियो शूट किया जाए और बच्चों तक जाए, क्योंकि धीरे धीरे डिले हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये काम किया। और कल से फिर और सही हो जाएगा, कल से और व्यवस्थाएं बन जाएंगे। अभी धीरे धीरे है, चूँकि ये पहला वीडियो हमारा आ रहा है पढ़ाई का, तो अगर कोई गलती होगा, कोई डिस्टर्बेंस होगा तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ओवरऑल आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। क्योंकि बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता है टीचर के लिए। आप अगर खुश हैं तो हम खुश हैं, आप नहीं खुश हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं, हम चाहे कैसे भी पढ़ाएं। तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो है आपके सामने इतने चैप्टर मैकेनिक्स में आते हैं। अब हम आपसे बात करें, अगर इतने चैप्टर मैकेनिक्स में आते हैं साहब, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। क्या क्या देखिएगा, ये जो चैप्टर आपके सामने लिखे गए इसके बारे में थोड़ा बातचीत किया जाए। तो जैसे हमने बोला यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट, इसको इंग्लिश में यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट और हिंदी में कहते हैं मात्रक, बीमा और मापन। वेक्टर को सदिश कहते हैं। 1D मोशन को हिंदी में कहते हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप वीडियो रोक करके चाहे तो लिख सकते हैं, मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ। 1D मोशन को कहते हैं एक बीमीय गति। 1D मोशन को क्या कहते हैं? एक बीमीय गति कहते हैं। ये 2D मोशन होता है, इसको दो बीमीय गति कहते हैं, या इसको दो बीमीय गति कहते हैं, और इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हिंदी में इसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये NLM है, NLM का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में इसको कहते हैं न्यूटन के गति का नियम। क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का नियम। अगला देखिए, ये है फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहा जाता है। ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन को हिंदी में वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। वर्क को होता है कहते हैं कार्य, ऊर्जा को कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं ऊर्जा, और पावर को कहते हैं पावर। पावर माने क्षमता, इसको हिंदी में कहेंगे कार्य, ऊर्जा और क्षमता। इस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और क्षमता। इसमें आएंगे मोमेंटम को संवेग कहते हैं, कोलिजन को संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट्ट कहते हैं। और जो सेंटर ऑफ मास है इसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में बात किया जाएगा, आज बोल दे रहे हैं। इस चैप्टर का नाम संवेग, संघट्ट और द्रव्यमान केंद्र है। अगला है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हिंदी में कहा जाता है, रोटेशनल मोशन जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। ग्रेविटेशन जो होता है इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और प्लेनेटरी मोशन का मतलब होता है ग्रहों की गति। क्या कहते हैं? ग्रहों की गति। ये सब सारे चैप्टर के बारे में है।
इन चैप्टर के बारे में जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इससे पर्दा हटता जाएगा और वैसे वैसे हमारा पिक्चर क्लियर होता जाएगा। अभी हम केवल ट्रेलर बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा हम देखिए पढ़ने से पहले एक बार जान लें कि किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, किसका कितना एग्जाम, हमारे किस एग्जाम में क्या रोल है। अगर हम बात करते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कूल के एग्जाम, आप तो जानते हैं 11th में बोर्ड तो होता नहीं, स्कूल के एग्जाम होता है। तो स्कूल के एग्जाम का कोई फिक्स नहीं होता है, मास्टर साहब का मन करता है, गुरु जी का मन करता है या मैडम जी का मन करता है, तो वो जैसा मन होता है वैसा क्वेश्चन दे देते हैं, वो लोग अपना दे करके काम चला लेते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन वैसे मान के चलते हम लोग कि 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 10-12 से पूरे अगर होल सिलेबस का लेते, जो कि एग्जाम इसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है, तो अगर सेमेस्टर के हिसाब से ले रहे हैं, यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन ही डाल देंगे। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं लेते हैं, एक साल वाला लेते हैं, तो उसके हिसाब से सारे पैटर्न को, तो ये डिपेंड करता है उनके हिसाब से। लेकिन जनरली हम लोग बात करते हैं तो बोर्ड में कोई फिक्स नहीं है। अब आते हैं नीट के एग्जाम के बारे में। अगर हम नीट के एग्जाम के बारे में बात करें तो नीट के एग्जाम में बेटा 10 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन का वेटेज होता है हर साल के एग्जामों में। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये 11 चैप्टर फिजिक्स के, ये 11 चैप्टर नीट के एग्जाम में 10 से 13 क्वेश्चन हमको देते हैं। अच्छा सुनिए ना, 10 से 13 क्वेश्चन तो देता है वो तो ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से आगे का जो फिजिक्स है 11th का या जो आगे का फिजिक्स है 12th का, वो आसान हो जाता है। तो ये अपने आप में तो क्वेश्चन देता ही है, साथ में ये अपने आप में तो क्वेश्चन देता ही है, साथ में दूसरे चैप्टर के लिए भी हमको आसान बना देता है। तो ये हो गया नीट के बाद से। अगर हम बात करते हैं जेईई मेन के बारे में, ध्यान दीजिएगा, जेईई मेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जेईई मेन के एग्जाम में ये जो होता है ये लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज लेके रखता है। जेईई मेन के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज लेके रखता है, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका 8 से 10 क्वेश्चन का। अब इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, अभी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कितना ही रहेगा, लेकिन एक एवरेज हम वेटेज जो डाटा एनालिसिस किया मैंने, उस डाटा एनालिसिस करके हमने देखा कि जेईई मेन में 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम जेईई एडवांस की बात करें, अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो इसमें जो है लगभग, इसमें भी जो है 10 से 12 क्वेश्चन के करीब होते हैं। जेईई एडवांस की बात करें तो इसमें भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम मान लें तो पूरे मैकेनिक्स का जो वेटेज है फिजिक्स के एग्जाम में, मतलब अगर हम नीट में माने तो 10 से 13 क्वेश्चन होता है, प्लस जेईई मेन में 8 से 10 क्वेश्चन है, एडवांस में 10 से 12 क्वेश्चन है। और बेटा इतना ही केवल वेटेज नहीं है, ये तो केवल उस चैप्टर का वेटेज है, साथ में इस चैप्टर का पूरे भविष्य में बहुत ज़्यादा उपयोग है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेंगे तो आगे के फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, तो इस वजह से इसको हमें पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स से क्या क्या आते हैं। तो ये पहला यूनिट हमारा हुआ, फिजिक्स का पहला यूनिट जो 11th क्लास की किताब में मिलता है, 11th क्लास के सिलेबस में है, जिसका नाम है मैकेनिक्स। अब दूसरा जो यूनिट होता है, दूसरे यूनिट का नाम होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आइए थोड़ा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्या वेटेज है। आज हम लोग बेसिक बात पढ़े और आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से क्या वेटेज है एग्जामों में, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कैसे कैसे टॉपिक के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 बातें हमको पढ़नी पड़ती हैं। पहली बात जो हम पढ़ेंगे बेटा, इसमें जो पहली बात पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पूरे फिजिक्स के बारे में हम आपको एक बार बता रहे हैं कि 11th क्लास की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तब हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा।
सबसे पहली बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको जो है हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको बेटा हम लोग जब बात करते हैं, इसमें जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, उस चैप्टर का नाम होता है इलास्टिसिटी। जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम होता है इलास्टिसिटी, जिसको प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। हम अभी हिंदी में बोलेंगे, अब फिर से हिंदी में बोलेंगे तो सुनिएगा और उसको नोट भी कर सकते हैं आप हिंदी में। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, जिसमें हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। एक्चुअल में बताऊं, ये एक अलग चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड, क्योंकि आप जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, तो तीनों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड के भी बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के भी बारे में पढ़ेंगे, गैस के भी बारे में पढ़ेंगे। तो जब सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसका नाम इलास्टिसिटी होता है, जिसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं। दूसरा देखिए साहब, दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें बेटा हमारा 3 टॉपिक आता है, 3 चैप्टर हमको पढ़ना होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हमको 3 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला जो चैप्टर होता है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव स्थैतिकी। क्या कहते हैं? द्रव स्थैतिकी। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स है, जिसको हम कहते हैं द्रव गतिकी। क्या कहते हैं साहब? द्रव गतिकी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है साहब सरफेस टेंशन, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं साहब? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम दूसरी बात पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसको द्रव स्थितिकी कहेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें द्रव गतिकी पढ़ेंगे। और सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? द्रव जब रुका हुआ है, लिक्विड जब रुका हुआ है, तब उसकी स्टडी करते हैं, तब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स होता है, जैसे बाल्टी में पानी रख लीजिए, तालाब में पानी रख लीजिए, कंटेनर में पानी रख लीजिए। तो ये सब जो लिक्विड है, पानी है, तब जब स्टडी करते हैं तो ये क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स होता है। जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड बह रहा है, द्रव बह रहा है, तब जो स्टडी करते हैं उसको हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे नदी का जल हुआ, नहर में, कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके बारे में बात करें, समुद्र का जो पानी है उसके बारे में बात करें, तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं इसमें। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक प्रकार के लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है और कैसे होता है। अब अगर हम बात कर ले थोड़ा सा वेटेज के बारे में, वेटेज के बारे में, तो अब एक तीसरा जो हम पढ़ेंगे, जो थर्ड बात हम पढ़ने वाले हैं, उस थर्ड बात का जो नाम है वो हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या कहते हैं बेटा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल का होता है तापीय, थर्मल को बोलते हैं तापीय, प्रॉपर्टी को बोलते हैं गुण, ऑफ मने का, मैटर मने पदार्थ। थोड़ा उर्दू स्टाइल में पढ़ेंगे तो बोलेंगे पदार्थ का तापीय गुण। पदार्थ का क्या बोलेंगे? पदार्थ का तापीय गुण। मतलब इसको अगर हम अच्छे से लिख दे थोड़ा, तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे? पदार्थ का तापीय गुण। क्या बोलेंगे? पदार्थ का तापीय गुण। थोड़ा हिंदी लिखने में अगर तकलीफ हो रही होगी तो परेशान मत होइएगा, आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ पूरा। पदार्थ का तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है, इसके अंतर्गत अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पहला जो चैप्टर होता है हमारा वो होता है थर्मोमेट्री। क्या होता है? थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। क्या होता है? कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री।
पहला चैप्टर क्या है? थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। जगह कम है, हिंदी बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। थर्मोमेट्री को कहते हैं तापमापी। थर्मोमेट्री को क्या कहते हैं? तापमापी। थर्मल एक्सपेंशन को कहते हैं तापीय प्रसार। क्या कहते हैं? तापीय प्रसार। और कैलोरीमेट्री को कहते हैं कैलोरीमिति। कैलोरीमिति। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है तापमापी, तापीय प्रसार और कैलोरीमिति। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ये। दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। जो दूसरा है इसको कहते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज इसको हिंदी में कहते हैं गैस का अणुगति सिद्धांत। क्या कहते हैं? गैस का अणुगति सिद्धांत। यह है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, जिसको कहते हैं गैस का अणुगति सिद्धांत। तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी और प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी, इसको बोलते हैं प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी और प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक और आखिरी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या नाम है? ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा का संचरण। ट्रांसफर माने स्थानांतरण, तो क्या बोलते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ये जो टॉपिक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा का स्थानांतरण। तो अब देखो, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले हैं बेटा। प्रॉपर्टी जो मैटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे जिसको इलास्टिसिटी कहेंगे। दूसरा हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कहेंगे जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स होगा, जिसको द्रव स्थितिकी कहेंगे। इसमें रुके हुए जल के बारे में बात करेंगे, द्रव के बारे में बात करेंगे। ये हाइड्रोडायनेमिक्स है, इसको द्रव गतिकी कहते हैं। इसमें गतिशील द्रव के बारे में बात करते हैं। ये सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, इसमें द्रव के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगला जो टॉपिक होता है वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, माने पदार्थ के तापीय गुण के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? पहला चैप्टर थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री होता है। इसको बोलते हैं तापमापी, इसको बोलते हैं तापीय प्रसार, इसको बोलते हैं कैलोरीमिति। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज होता है, गैसों का अणुगति सिद्धांत होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस होता है, मतलब ऊष्मागतिकी और उनके प्रक्रम, प्रोसेस को प्रक्रम बोलते हैं। और ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मतलब हीट का स्थानांतरण होता है। ये तो रहा चैप्टर का नाम। अब आइए हम वेटेज देखते हैं कि किसका क्या वेटेज है हमारे एग्जामों में। क्लियर हो गया? देखते हैं इसका वेटेज क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो हम इसमें बात कर रहे थे, अब इसके वेटेज के बारे में बात करें कि एग्जामों में क्या वेटेज है। लगभग आप जान लीजिए, बोर्ड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बोर्ड के एग्जाम में जनरली स्कूल के टीचर का जो वेटेज होता है उसके हिसाब से होता है, उसमें कोई बहुत परेशानी नहीं है। और आपको जितना पढ़ाया जाए अगर आप उतना पढ़ते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में जितना पढ़ा दिया गया वो बहुत है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं आने वाला है। अरे नीट में और जेई मेन और एडवांस में नहीं आएगा तो बोर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आप एक बार पढ़िए तो सही, मेहनत करिए तो सही, बनाइए तो सही। समझ रहे हैं? देखिए मेरे प्यारे मारे भाई, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है नीट की अगर बात करें हम लोग तो नीट में, इस नीट के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन का वेटेज लगभग 1 होता है, जेई के भी वेटेज लगभग 1 होता है और एडवांस में भी लगभग वेटेज जो होता है 1 होता है। इस टॉपिक से जो वेटेज होता है लगभग 1 क्वेश्चन का वेटेज होता है। 1 क्वेश्चन के करीब हमारे जेई में या नीट में या एडवांस में आ जाता है, जेई मेन में या नीट में या एडवांस में आता है। अच्छा, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, ये वाला चैप्टर, इन पूरे के पूरे चैप्टर से अगर नीट की बात करें तो नीट के एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है, जेई के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है
और एडवांस के एग्जाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है। जनरली ये वेटेज होता है। यहाँ 4 चैप्टर आपको दिए गए हैं। आप एक बात जान लीजिए, नीट के एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 सवाल आते हैं। जेई मेन के एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन कम होते हैं, जनरली 2 से 3 के कैटेगरी में आ जाते हैं, और एडवांस में जो होते हैं वो भी 4 से 5 सवाल आ जाते हैं। तो ये जो आपके सामने पूरा जो टॉपिक हमने बताया है, सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक बताया, जिसमें 3 यूनिट आपके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इन यूनिट से, इन टॉपिक से आपके सामने क्वेश्चन के एनालिसिस हैं कि नीट में कैसे आते हैं, जेई मेन में कैसे आते हैं और एडवांस में कैसे आते हैं। जो जे लिखे हैं इसका मतलब जेई मेन है, और जो ए लिखे हैं उसका मतलब जेई एडवांस है। ये हमारा वेटेज रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सवालों का। अब एक लास्ट वेटेज बच गया है, लास्ट टॉपिक बच गया है फिजिक्स का, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं, सुनिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिरी टॉपिक का, 11th क्लास के फिजिक्स का आखिरी टॉपिक का। हमें पता है आज आपको ये सब चीज़ें सुन रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी तो मज़ा आना है, क्योंकि मज़ा आएगा तभी पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा। तो पढ़ना भी और मज़ा भी लेना है, ताकि हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई को करते रहें। तो आज तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं, कल से जब हमारी वीडियो पड़ेगी और कल से जब हमारी पढ़ाई होगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। आज तो हमने आपको पूरा बताया कि एग्जाम में वेटेज क्या है, किसका किसका क्या है। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के बच्चे परेशान नहीं होंगे, दोनों बच्चों के लिए वीडियो है, आप दोनों के दोनों पढ़ सकते हैं, और आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक है, एक जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अगला जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति, हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। अगला जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति होता है। और उसके बाद जो टॉपिक होता है वो होता है वेव मैकेनिक्स। क्या नाम होता है? वेव मैकेनिक्स होता है। वेव मैकेनिक्स मतलब वेव को कहते हैं तरंग और मैकेनिक्स को कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? तरंग यांत्रिकी होता है वेव मैकेनिक्स। क्योंकि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एक ही चैप्टर है, वही पढ़ना है, लेकिन वेव मैकेनिक्स जो वेव यांत्रिकी है इसमें हमको कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर पढ़ना है इसमें हमको कुछ चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना है उसका नाम है साहब साउंड वेव। क्या नाम है? साउंड वेव। साउंड माने होता है ध्वनि और इसको बोलते हैं ध्वनि तरंगे। इसमें हम क्या बात करेंगे? ध्वनि तरंगों के बारे में बात करेंगे, मतलब साउंड के बारे में बात करेंगे और विभिन्न प्रकार के वेव के बारे में बात करेंगे। कौन सी वेव क्या होती है, कैसे चलती है, 1D 2 वेव क्या है, 2D वेव क्या है, 3D वेव क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है स्टेशनरी। दूसरा जो है उसका नाम है स्टेशनरी। ये स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। दूसरा जो है उसका नाम है स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के बारे में हम बात करेंगे आगे, जब अगला चैप्टर जो आएगा वो स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव का होगा। अब ध्यान दीजिए, स्टेशनरी वेव माने स्थिर वेव हो गई, प्रोग्रेसिव माने ऐसा नहीं है। स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव के बारे में आगे हम बताएंगे, इसका हिंदी भी आपको आगे बताएंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, आगे बताएंगे, परेशान नहीं होना है। अच्छा, अगला जो हम आपको बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव की बात कर रहे हैं। मतलब इंटरफेरेंस को व्यतिकरण कहते हैं, इसको व्यतिकरण कहते हैं। साउंड वेव को ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण यहाँ से हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण यहाँ से हम पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है अगला जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बिट्स।
क्या पढ़ेंगे, बिट्स को हिंदी में विस्पंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्पंद बोला जाता है। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। क्या कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव। तो वेव में इतने सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें, इन दोनों को मिला दिया जाए, एसएचएम और वेव को, तो कभी एसएचएम से सवाल आते हैं, कभी वेव से सवाल आते हैं। दोनों का मिला जुला असर होता है और दोनों को एक ही साथ पढ़ना है, क्योंकि एक ही जैसे दोनों में कंसेप्ट है। तो एक जैसा पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। एसएचएम में हम लोग पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, घड़ी के दोलन के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और वेव में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। इसमें हम भूकंप के बारे में बात करेंगे, सुनामी के बारे में बात करेंगे, लहरों, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसके बारे में बात करेंगे, गिटार के बारे में बात करेंगे, सितार के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं वेटेज के बारे में बात करें तो नीट के एग्जाम में दोनों से मिला के मान के चलिए 3 से 4 सवाल आता है। जेई का जो एग्जाम होता है, जेई मेन, इसमें भी 2 से 3 सवाल होता है। और जेई का जो एडवांस होता है उसमें भी 2 से 4 के बीच में सवाल होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मिला जुला असर है। ये जो है, इन दोनों का मिला जुला असर है, दोनों मिलता है तब होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपके सामने हमने बताया पूरे 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में कि 11th क्लास के फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, मैकेनिक्स क्या है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उसके बारे में बात किए, फादर ऑफ फिजिक्स क्या है, इन सारी बातों पे हमने चर्चा किया। अब हम कल जब बात करेंगे, कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। और पहला चैप्टर जो हमारा होगा बेटा, उस चैप्टर का नाम होगा वेक्टर एनालिसिस। क्या नाम होगा, वेक्टर एनालिसिस। पहला चैप्टर हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे साहब, दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा हमारा यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो पहले हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। तो कल हमारे वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ करके और फ्री ऑफ कास्ट पढ़ करके अपने एम को पा सके। यही मेरी इच्छा है। और इसी इच्छा के लिए देख सकते हैं आप कि इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कूलर चला के बनाता तो शायद उसका आवाज़ आता और हमारी आवाज़ क्लियर नहीं होती। और इसमें हमारे रूम में कूलर ही है, फैन है नहीं। तो अभी इस वजह से गर्मी में हम कूलर बंद करके और आपके लिए नहीं, अपने प्यारे बच्चों के लिए जिनसे मुझे लगाव है, जिनको मैं चाहता हूं कि वो मेरी मेहनत की वजह से आगे बढ़ सकें और बेटर फ्यूचर पा सकें, उनके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। साथ में आप जानते हैं, आपके साथ अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो मेरे लिए भी ये बहुत गर्व का मोमेंट होगा कि मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता से जुड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को उम्मीद है कि आप सब लोग प्यार देंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए और आपके अपने एम के लिए। बाय बाय।